So, hello friends. In the last lecture, we have studied conical pendulum. Conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम में क्या हुआ था, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम है और इसी सिंपल पेंडुलम को हम कैसे मोशन देते थे, इस तरीके से मोशन देते थे कि स्ट्रिंग जो है वो इंक्लाइन हो जाती थी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल हैविंग सम एंगल थीटा, और जो हमारा बॉब है दैट बॉब यूज टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो स्ट्रिंग जो है वो कोन डिस्क्राइब कर रही है और बॉब जो है वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, और इस तरीके के सेटअप को हमने बोला था भैया कोनिकल पेंडुलम। इससे रिलेटेड सारे डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे। चलिए आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या डिफरेंट होने वाला है इसे समझाने के लिए बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक इस तरीके से स्ट्रिंग है जिसे मैंने सीलिंग से बांध कर रखा है, and this string is vertical. This string is vertical. Now the string is attached with bob having mass m, having mass m. तो ये हो गया एक तरीके का सिंपल पेंडुलम, और मास m होने के कारण this bob will experience a downward pull due to acceleration due to gravity, and that downward pull will be equal to mg, which is nothing but weight of your bob. Now what happens is, जैसे ही बॉब को कोई अर्थ नीचे खींच रही होगी उसी समय इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रिंग के टेंशन की बात करूं, ध्यान से समझिए, टेंशन की बात करूं, सो दिस टेंशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg, क्योंकि बॉब को स्ट्रिंग ने होल्ड कर रखा है, ना तो बॉब नीचे जा रहा है और ना ही बॉब ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है t इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। यही होता है वर्टिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉब को मैं यहां से हटाकर, इस पर्टिकुलर बॉब को मैं यहां से हटाकर कुछ एक इंक्लाइंड पोजीशन पर लेकर जा रहा हूं। चलिए इंक्लाइंड पोजीशन पर लेकर जाते हैं। तो इस बॉब को हम कुछ इंक्लाइंड पोजीशन पर लेकर जाते हैं। यहां तक मैं इंक्लाइंड पोजीशन पर लेकर आया हूं जहां पर स्ट्रिंग ने वर्टिकल इनिशियल पोजीशन से कुछ थीटा एंगल किया है, एंड लेट्स सी आवर बॉब हियर। चलेगा? ओके। अब यहां इस पोजीशन पर आप देखिए बॉब पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब है बॉब का जो वेट है विच इज mg, इट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दिस इज mg। लेकिन इनिशियली जैसे बॉब वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ था तो t वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। नाउ यहां इस इंक्लाइंड पोजीशन में जो t है, ध्यान से समझना, दिस t विल नॉट बी इक्वल टू mg। तो वो कितना रहेगा, तो इस t को बैलेंस करने के लिए mg का जो कंपोनेंट अलोंग द t होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उतनी वैल्यू होगी t की, और ये mg का कंपोनेंट क्या होगा। सो ध्यान दीजिए, ये अगर थीटा है तो ये दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड दैट्स वाई द कंपोनेंट ऑफ mg वुड बी mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसका मतलब है टेंशन की वैल्यू नाउ इट इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। जब मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर बॉब को, दिस पर्टिकुलर बॉब को यहां इंक्लाइंड पोजीशन पे लाकर रख दिया है। ठीक है तो वो स्टेशनरी लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। सो आई कैन से t इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg cos थीटा। आई होप इतना समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें, मतलब दिस बॉब when I am moving to the inclined position, actually it is continuously in motion. So continuously अगर वो मोशन में है तो क्या होगा, ये इस तरीके से एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो अब हम केस इमेजिन कर लेते हैं कि बॉब जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब देखिए जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये इस बॉब के पास होगी जिसे हम v लिख लेते हैं। सो v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब। सेकेंडली इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको मैं यहां पर f लिख रहा हूं, और हम जानते हैं भैया f की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर
दिस पर्टिकुलर v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉब एट दिस लोकेशन। जब वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चुका है तो इस पॉइंट पर v वेलोसिटी मैं ले रहा हूं, दैट इज बाय mv²/r। नाउ अब हमारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि mg की वैल्यू 100 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है? 100 न्यूटन व्हेन द स्ट्रिंग वाज वर्टिकल। यहां पर भी mg की वैल्यू कितनी होगी? 100 न्यूटन ही होगी। अभी इनिशियली जब स्ट्रिंग स्ट्रेट थी और बॉब कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो t की वैल्यू भी 100 न्यूटन ही होगी, बिकॉज t इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। एंड जब मैंने उसको इंक्लाइन पोजीशन पे लाया था और वो स्टेशनरी है, मोशन नहीं कर रहा है, तो t की वैल्यू वाज इक्वल टू mg cos थीटा। इसका मतलब है अगर मैं थीटा 60 डिग्री लेता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 100 न्यूटन ये तो हो गया mg मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ इंक्लाइन पोजीशन पे टेंशन कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? 50 न्यूटन। 100 into 1/2 is how much? This is 50 न्यूटन। तो टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 50 न्यूटन नॉर्मल केस में। नाउ when the circular motion is taking place, you will be noticing that अब ये जो पर्टिकुलर टेंशन की वैल्यू है ये 50 न्यूटन नहीं है। अब वो कितनी है? तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इट इज 80 न्यूटन। कितनी न्यूटन? 80 न्यूटन। लेकिन आप बोलोगे कि भैया mg cos थीटा को बैलेंस अगर टेंशन कर रहा है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 50 न्यूटन होनी चाहिए थी। मिल कितनी रही है? 80 न्यूटन। ऐसे क्यों हुआ है? बिकॉज नाउ द बॉब इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन एंड ड्यू टू सर्क्यूलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स हैज कम इनटू द पिक्चर। अर्लियर 50 न्यूटन का क्या काम था? तो mg cos थीटा को बस वो बैलेंस करके रखता था। लेकिन सर्कुलर मोशन में आने के कारण इस बैलेंसिंग के साथ साथ यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर से नहीं आता है ना, ये वो फोर्स होता है जो ऑलरेडी सिस्टम में है। तो यहां पे ये जो टेंशन में देख पा रहा हूं ना 80 न्यूटन, इसके अंदर ही कौन छुपा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स छुपा हुआ है। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, दिस टेंशन इंक्लूड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर की बात नहीं है, वो इस टेंशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन थीटा, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इस टेंशन से किसे माइनस कर दूंगा? mg cos थीटा को माइनस कर दूंगा। सो टेंशन वाज 80 न्यूटन, mg cos थीटा वाज 50 न्यूटन, सो 80 minus 50 दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, सो 80 minus 50, सो आई गॉट 30 न्यूटन। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज 30 न्यूटन विच इज एक्चुअली इनसाइड ऑफ दैट टेंशन। कुछ बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक फंडा है। अब वैसे ही जैसे जैसे ये बॉब आगे बढ़ेगा, मान लीजिए सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो जैसे जैसे बॉब आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, टेंशन की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, और टेंशन की वैल्यू के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो आगे इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो डेरिवेशन आने वाले हैं, जो थोड़ी बहुत चीजें आने वाली है, उसे हम बहुत अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए एक्चुअली इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक बेसिक सी डायग्राम बना के रखी है। यहां पर हमने क्या किया है, मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक बॉब है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस। लेट्स से दिस पर्टिकुलर बॉब इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ l, और जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इस लेंथ की वैल्यू विल बिकम द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस और लेंथ दोनों क्या है? सेम चीजें है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और एक होता है जिसमें आप मैकेनाइज्ड मोशन प्रोवाइड करते हो। जैसे जायंट व्हील होता है ना, जिसमें जो बड़ा सा जायंट व्हील है जिसमें जनरली हम लोग बैठते हैं और झूला झूलते हैं, वहां पर क्या होता है, मैकेनाइज्ड मोटर होती है जहां से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उस बॉडी के मोशन को कंट्रोल किया जाता है। ग्रेविटी के केस में क्या होता है, आप अगर कोई चीज को ऊपर उछालो और उसको स्ट्रिंग से बांध के रखा है तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है और ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेती है। तो इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात
बात करेंगे वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की ही बात कर रहे हैं. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस पर्टिकुलर बॉब, लेट्स से इट इज टाइड विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ है L, बट दिस L बिकम्स रेडियस ऑफ सर्कल, और ये सर्कल की जो रेडियस है, इट मीन्स कि हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा, दिस पर्टिकुलर सरकमफ्रेंस, इसमें रेडियस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. चलो, अब हमारा जो पर्टिकुलर बॉब है वो वर्टिकल से कुछ एंगल पर है, वो मैं एंगल में ले रहा हूं यहां पर थीटा. ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, mg डाउनवर्ड जा रहा है तो mg का कंपोनेंट था mg cos थीटा, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय t हियर. सो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ पार्ट ऑफ टेंशन. सो हाउ डू यू फाइंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? t माइनस mg cos थीटा. इतना हमें समझ में आ रहा है. अब हमारे लिए सबसे पहले इस डेरिवेशन में क्या देखना है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, हम ये समझेंगे कि जब ये पर्टिकुलर बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अलग अलग लोकेशन में या फिर अलग अलग पॉइंट्स पर उस पर्टिकुलर बॉब पर कितना टेंशन लग रहा होता है. तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टास्क. फर्स्ट टास्क क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग दैट एक्ट्स अपॉन द बॉब. ओके, पहली बात. और दूसरा हमें क्या पता करने हैं, ये जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा होगा तो इस पर्टिकुलर बॉब की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होती है. तो हमें खास करके वेलोसिटी पता करनी है लोवेस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट. ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इमेजिन कीजिए, ऊपर से अगर कोई चीज नीचे आ रही होगी तो धीरे धीरे उसका मोमेंटम इंक्रीज होते जाएगा, है ना. कोई भी चीज जैसे ऊपर से गिरती है तो बहुत फास्ट गिरती है, फिर कुछ और फास्ट गिरती है, तो इस तरीके से ये मोशन चलते रहता है. तो ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है तो फास्ट वो मूव हो रही है, इसलिए लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होती है. और जैसे ही वो नीचे से ऊपर जाएगी तो बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो जब लोवेस्ट पॉइंट से वो मिडल पॉइंट तक आएगा तो वेलोसिटी कम हो चुकी होगी. मिडल पॉइंट से जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा तो वेलोसिटी और ज्यादा कम हो चुकी होगी. लेकिन हाईएस्ट से जैसे ही वो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा तब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. इसलिए हमें अलग अलग पॉइंट्स पर क्या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसे भी फाइंड करना है. सो सेकंडली वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या बॉब, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट पोजीशंस आप कह सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस. तो ये दो हमारे पास क्या है, टारगेट है. तो इसमें से हम सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट वेरियस लोकेशन, इसे फाइंड करते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग द वेलोसिटीज. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग. चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंसिडर अ पार्टिकल. इसको ही हम बॉडी भी बोल सकते हैं, कोई भी बॉडी परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन with the help of a massless inextensible string as shown in figure. तो जैसे हमने फिगर में बताया है इस तरीके से. कुछ बेसिक सी चीजें, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, इसको आप मास ऑफ बॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है, या मास ऑफ बॉब बोल सकते हो. सेकंडली लेट से L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन. तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही क्या बन रही है, हमारी रेडियस बन रही है. चलो, अब किसी भी टाइम इंस्टेंस पर व्हेन दिस बॉब इज
परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो किसी भी टाइम इंस्टेंस पर हम मान लेते हैं थीटा इज एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट. सो लेट थीटा इज इक्वल टू एंगुलर position of particle, angular position of particle with reference to vertically lowest point. ठीक है. अब यहां पर हमने क्या किया है, तीन ऐसे पॉइंट को मेंशन करके लिखा है. L इज फॉर लोवेस्ट, M इज फॉर मिडल एंड H इज फॉर हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. इस डायग्राम को जो है वो हमें ध्यान में रखना है और आगे के डेरिवेशंस में इसकी हेल्प होने वाली है. सो आई एम अगेन कॉपिंग दिस. ठीक है, यहां पे मैंने इसको पेस्ट किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ना सो एट एंगुलर पोजिशन थीटा, एट एंगुलर पोजिशन थीटा, इस पर्टिकुलर बॉब पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. वन इज वेट mg, another is tension T, and we can see that there is a centripetal force F as the body is performing vertical circular motion. So what I am writing here is forces acting upon the body, forces acting upon the body. First, weight of bob, weight of body या particle. सेकंड, टेंशन. ठीक है, इसको मैं T लिख रहा हूं, दिस इज mg. एंड थर्ड, इसके अंदर क्या समाहित है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फ्रॉम फिगर if we see carefully, this centripetal force will be equal to tension T minus mg cos theta. So F is equal to tension T minus mg cos of theta. But during vertical circular motion, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, एंड v इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉब एट दैट गिवन पॉइंट. सो मैं यहाँ पर ना हल्के से एक v भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए. सो v इज द स्पीड ऑफ बॉब. ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड. चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेट v इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी. ठीक है, चलो. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग टेंशन. मेरा जो एम है वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है उसे फाइंड करना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई एम राइटिंग T इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए T को अगर मैं सेपरेट करता हूं तो ये माइनस mg cos थीटा जो है वो फोर्स की तरफ जाके बनेगा प्लस mg cos थीटा. सो दिस वुड बी सिंपली F प्लस mg cos ऑफ थीटा. नाउ T इज इक्वल टू, F क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज mv स्क्वेयर अपॉन r प्लस mg cos of theta. This is the expression for tension in the string when that particular body performs vertical circular motion. The same formula can also be written as T is equal to, now mv square upon r जैसे centripetal force है वैसे ही m omega square r, this is also centripetal force, and thus आगे हम लिख रहे हैं mg cos of theta. तो यहां पर T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये भी एक एक्सप्रेशन है दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन को हमें ध्यान में रखना है. चलो अब क्या करेंगे, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ जनरल एक्सप्रेशन, मतलब थीटा के किसी भी थीटा के पोजीशन पर यहां पर हमें टेंशन कितना मिलेगा वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से पता चलेगा. अब अगर मुझे स्पेसिफिकली बोला जाए फाइंड द टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, तो कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट पार्ट, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट
पोजीशन। इस लोवेस्ट पोजीशन को ही हम बॉटम पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, चलो देख लेते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एल के साथ। तो व्हेन आई ऑब्जर्व, अगर ये बॉब लोवेस्ट पोजीशन पे है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इट विल बी 0। सो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, पहले तो जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, बट वी नो भैया थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, टी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 कितना होता है 1। सो बेसिकली टी इज नथिंग बट एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी, और चूंकि ये लोवेस्ट पोजीशन के लिए तो मैं सफिक्स एल यूज कर रहा हूं। सो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी। अच्छा, टेंशन एट मिडल पॉइंट कैलकुलेट करना होता तो सेकंड एट मिडल पोजीशन, और इसे मैं टी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम जानते हैं मिडल पोजीशन में जब ये बॉब मिडल पोजीशन में जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा वर्टिकल के साथ 90 डिग्री, तो यहाँ पर पुट करेंगे। सो टी एम वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 क्या होता है 0। सो व्हाट वी हैव इज टी एम इज इक्वल टू सिंपली एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। याद रखना, मिडल पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे टेंशन एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। याद रहेगा आपको, यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही आपका टेंशन होगा। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या पता करना है, टेंशन एट लो हाईएस्ट पॉइंट। अब आप इस हाईएस्ट पॉइंट को ही टॉप भी बोल सकते हो, है ना, हाईएस्ट पोजीशन। इसे हम टी एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड लेट्स फाइंड दैट टी एच क्या हो जाएगा। सो टी एच वुड बी इक्वल टू एम वी का स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी। नाउ यहाँ पे समझना थीटा कितना होगा। सो दिस थीटा वुड बी 180 डिग्री। सो आई एम राइटिंग दिस कॉस ऑफ 180, ठीक है। सो ये हो जाएगा टी एच इज इक्वल टू एम वी का स्क्वेयर अपॉन आर, कॉस 180 होता है -1, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एम जी। सो हम ऐसे हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग टेंशन के एक्सप्रेशंस है फॉर 3 डिफरेंट लोकेशन। वन मोर थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, जब मैं टेंशन की वैल्यू ले रहा हूं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे टेंशन फाइंड करना है वहां की वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ता है। मतलब अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन फाइंड कर रहा हूं तो वेलोसिटी विल बी ऑफ लोवेस्ट पोजीशन। अगर मैं मिडल पॉइंट पर टेंशन फाइंड कर रहा हूं तो वेलोसिटी विल बी ऑफ मिडल, एंड अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहा हूं तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये सारी वैल्यूज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है व्हाइल फाइंडिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलो टेंशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटीज है एट डिफरेंट लोकेशन उसे फाइंड करते हैं। सो सेकंड पार्ट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ बॉडी या पार्टिकल, ठीक है, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो देखो ध्यान से समझो, जब हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, अब ये हमारा जो पर्टिकुलर मोशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। और जैसे कि मैंने बोला था, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ये अगर बॉब यहाँ से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी थोड़ी कम रही तो बॉब जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा क्या, नहीं। फिर मान लीजिए मैं वेलोसिटी और बढ़ा रहा हूँ तो और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और अगर वो वेलोसिटी ज़्यादा नहीं रही तो वो नीचे चले आएगा। फिर मान लीजिए मैं और वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ नीचे से, जैसे है ना, कोई अगर आदमी झूला झूल रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे पुश कर सकते हो नीचे से। आपने थोड़ा सा पुश किया
तो बॉडी थोड़ी सी आगे चली गई लेकिन फिर रिटर्न आ गई। फिर आपने और ज़ोर से पुश किया तो इसके कारण क्या होती है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती है, बॉडी और थोड़ी सी दूर जाती है। अगर आपने और ज़्यादा पुश किया तो हो सकता है वो बॉडी ऊपर तक जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो नीचे डायरेक्ट ऐसी भी गिर सकती है ना। तो ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुई। ऐसे केस में आप क्या करते हो, और ज़ोर से बॉडी पुश करते हो। जैसे ही एक पर्टिकुलर फोर्स से आपको बॉडी को पुश करोगे तो बॉडी विल हैव सम मिनिमम वेलोसिटी। वो मिनिमम वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट होगी कि इस बॉडी को ऊपर भी लेके जाएगी, और यहाँ ऊपर के पोजीशन पर आने के बाद में भी उसमें कुछ वेलोसिटी बची है, जिसके कारण वो डायरेक्ट नीचे ना गिरते हुए ऐसे आगे बढ़ जाएगी। और उस मिनिमम वेलोसिटी को ही हमें यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट में फाइंड करना है, उस मिनिमम वेलोसिटी को ही हमें मिडल पॉइंट में फाइंड करना है, और उसे ही हमें हाईएस्ट पॉइंट पर फाइंड करना है। अगर वो मिनिमम वेलोसिटी आप नहीं दे रहे हो तो ध्यान रखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लूँ कि मेरी मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, तो जैसे जैसे ये बॉब ऊपर जाएगा दिस वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आकर हो गई वो 8 मीटर पर सेकंड, और ऊपर आकर हो गई वो 6 मीटर पर सेकंड। अब ये हमें क्या बताता है, अगर मैंने नीचे वेलोसिटी 10 से ज़्यादा रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, 11, 12, 13 जितना आप रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन अगर मैंने 10 से कम रखी, मान लीजिए 9 रखी, तो ऊपर आते आते वो 6 नहीं रहेगी, हो सकता है 4 हो जाए या 5 हो जाए, और हम देख पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो आगे ना बढ़ती हुई सीधा नीचे गिर गई। तो ऐसा ना होने के लिए हमें मिनिमम वेलोसिटीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा काम है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसका कॉन्सेप्ट है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब मान लीजिए बॉडी मेरी यहाँ लोवेस्ट पोजीशन पे है, जस्ट फॉर एग्जांपल बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे है, और मैं मान लेता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी नियर टू ग्राउंड, तो ये जो मेरा रेफरेंस है, यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट पर वो बॉडी है। अब हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को तो हम जीरो कंसिडर करते हैं, और जैसे ही वो ऊपर ऊपर जाती है तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर बॉब है, जब वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है एट लोवेस्ट पॉइंट VL। ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड या 20 जो भी है। अब ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, इसके कारण लोएस्ट पोजीशन पर उस पर्टिकुलर बॉडी के पास होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चूंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं कि वो ग्राउंड के पास ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कितना कंसिडर कर सकते हैं? जीरो कंसिडर कर सकते हैं। मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर जो कुछ भी एनर्जी उस पर्टिकुलर बॉब के पास है वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। नाउ सपोज द सेम बॉब इज रीच टू मिडल पोजीशन। जैसे ही वो मिडल पोजीशन पर आएगा, अब क्या होगा? चूंकि वो सर्टन हाइट पर आ चुका है, तो इसका मतलब है मिडल पोजीशन पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। साथ ही साथ जैसे ही वो मोशन में है, हम देख पा रहे हैं कि वो मिडल पोजीशन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है इसके पास तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी तो साथ में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भैया इनिशियली फर्स्ट लोकेशन पर बिकॉज the bob at lowest position has some velocity, it has got kinetic energy only। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मेरी? जीरो। इसलिए जो टोटल एनर्जी थी एट लोवेस्ट पॉइंट इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट व्हेन इट कम्स टू मिडल लोकेशन, कौन से लोकेशन? मिडल। तो मिडल लोकेशन में जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं Vm है, और Vm वेलोसिटी के कारण इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी हाफ m इंटू Vm का स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, इसके हिसाब से द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन चूंकि वो सर्टन हाइट पे है तो वी विल ऑल्सो हैव potential energy at middle point, and that would be equal to mg into h, but this particular height is equal to radius of the rotation, या फिर आप string कह लीजिए length of string। thus the potential energy will become mgr।
ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgr। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई भैया मिडल पोजीशन पे, टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी, ध्यान रखना, the total energy at lowest location will be equal to total energy at middle location। तो kinetic energy at lowest location will be equal to kinetic energy at middle position plus potential energy at मिडल पोजीशन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मान लेते हैं द सेम बॉब हैज मूव फ्रॉम मिडल पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, एंड इवन दो इट इज एट हाईएस्ट पोजीशन, लेट्स से इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v। इन दैट केस एट हाईएस्ट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। अब टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन हम हमेशा क्या मानेंगे, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो हाफ एम वी एल का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन वुड बी लाइक काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट उसका स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो विच इज एम जी इंटू एच। तो एच क्या होगा भैया हाईएस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे एच विल बी लाइक दिस रेडियस आर प्लस दिस रेडियस आर इज 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर। तो एच को आप चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ आर लिख सकते हो या सिंपली उसका डायमीटर लिख सकते हो एज यू विश। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस वी विल बी गोइंग टू यूज एक्सटेंसिवली व्हाइल फाइंडिंग द मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन एज वेल एज हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप चाहो तो इसको आप रफ में लिख लेना ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए, सो अब हम क्या कहेंगे, कंसिडर, एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कंसिडर अ बॉडी। ये बॉडी जो है इसे आप पार्टिकल भी बोल सकते हो, आप बॉब भी बोल सकते हो, है ना, इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर motion under gravity, under the influence of gravity। ठीक है, with the help of a massless and frictionless string, massless and frictionless string। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो पहले भी हमने इमेजिन की थी, उसे ले लेते हैं। लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, वेट क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू वेट, वेट ऑफ बॉडी। लेट l इज नथिंग बट r विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और r क्या बताता है, रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, आप जो इससे कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। लेट t इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, t क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, और थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इट्स एंगुलर पोजीशन, और थीटा मैं ले रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। चलो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट लोकेशन, जिसे आप टॉप पोजीशन भी बोल सकते हो, हाईएस्ट पोजीशन फाइंड करेंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वी एच के साथ। समझते हैं। अब हमारा ये जो बॉब है इसने क्या किया है, रोटेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है इन अ वर्टिकल सर्कल। व्हाट हैपेंस इज,
जैसे ही ये बॉब मान लेते हैं ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पे जब बॉब था तो पूरा का पूरा जो mg है वो नीचे जा रहा था और टेंशन मैक्सिमम था। लेकिन आप देख पा रहे हो जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर बॉब है इस बॉब को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो टेंशन की वैल्यू जो है स्ट्रिंग में वो धीरे धीरे अब कम होती जाएगी क्योंकि mg के कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं। और एक पॉइंट जब वो एग्जैक्टली अबव है, लोवेस्ट पॉइंट के एग्जैक्टली अबव है एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग स्ट्रेट है और स्ट्रिंग पर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वेट को सपोर्ट करना है, क्योंकि वेट तो भैया है अपनी जगह पे। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके पास अगर थ्रेड है तो वो थ्रेड पहले रैंडम शेप में होती है, आपने बस उसको स्ट्रेट करके छोड़ दिया है। आप उसको पुल कर रहे हैं क्या, नहीं, आपने बस उसको स्ट्रेट करके छोड़ा है। और जैसे ही आप स्ट्रेट करके छोड़ दोगे तो स्ट्रिंग भले ही स्ट्रेट दिख रही है लेकिन उसके अंदर टेंशन नहीं है। हालांकि जो लोवेस्ट पोजीशन था वहां पे तो स्ट्रिंग स्ट्रेट है लेकिन उसको नीचे कोई तो खींच भी रहा है, ऊपर की पोजीशन में ऐसा जरूरी नहीं। तो उसका जो वेट है, बॉब जो है, बॉब अपनी पोजीशन पे है और स्ट्रिंग बस स्ट्रेट हुई है, ठीक है, उसको बॉब ऊपर नहीं खींच रहा है। इसके कारण एट द हाईएस्ट पोजीशन हम ये मान सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू को 0 लिया जा सकता है। दूसरी बात, टेंशन की वैल्यू को हम 0 ले पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये बॉब होगा तो इट विल बी मूविंग विथ लोवेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, इट विल बी मूविंग विथ लोवेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, बिकॉज अगर वो थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी तो बिकॉज ऑफ दैट हाई वेलोसिटी स्ट्रिंग विल बी पुल्ड आउटवर्ड, स्ट्रिंग विल बी पुल्ड आउटवर्ड। और हम ये नहीं चाहते हैं, हमें लोवेस्ट वेलोसिटी से काम लेना है। तो लोवेस्ट वेलोसिटी से काम लेना है मतलब स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत छोटी सी और नुआंस्ड बात है लेकिन ध्यान से समझनी पड़ेगी। सो मैं बोल सकता हूं भैया, एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग which is th can be considered 0, can be considered 0 for minimum velocity, can be considered 0 for minimum velocity as, अब हमें पता है th टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, mvh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg। ये एक्सप्रेशन हमने पहले ही डिराइव किया है, इफ यू कैन सी, यस, ये एक्सप्रेशन mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, और ये जो v होता है वो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है ना। th is considered as 0, therefore 0 is equal to mvh का स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। now I can write this as mvh का स्क्वायर अपॉन r equal to mg, mm cancel, what I have found is vh का square is equal to r into g, so vh is exactly equal to under root of rg, ठीक है। तो इतनी मुझे मिनिमम वेलोसिटी उस हाईएस्ट पॉइंट पर मिलेगी। अगर ये है तो ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर बॉडी विल फॉल डाउन। नाउ अब हाईएस्ट पोजीशन पर अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन विद मिनिमम वेलोसिटी वुड बी 1/2 mvh का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट हाईएस्ट पोजीशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट लोएस्ट पोजीशन, बिकॉज वेलोसिटी जो मिनिमम होती है वो हाईएस्ट पे है और मैक्सिमम ड्यूरिंग दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी एट लोएस्ट पोजीशन। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं रफ में कैलकुलेट करके देखता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एच का स्क्वायर। वी एच कितना आया है, अंडर रूट ऑफ आर जी, सो आई एम सिंपली राइटिंग 1/2 m अंडर रूट ऑफ आर जी एंड इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, वी हैव गॉट इज हाफ एम आर जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे एट हाईएस्ट लोकेशन तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, विच इज एम जी एच, एच कौन सा, हाईएस्ट पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ लोवेस्ट पॉइंट से, विच इज अवर रेफरेंस पॉइंट,
लोवेस्ट पॉइंट से अगर मैं h कैलकुलेट करूं, सो दिस इज r प्लस आर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ r. सो h के बजाय मैं 2 टाइम्स ऑफ r लूंगा एंड व्हाट वी विल हैव इज mg into 2 times of r. So I am simply writing this as 2 times of mrg. ठीक है. और अगर आपको कोई पूछे कि टोटल एनर्जी क्या होगी एट हाईएस्ट पॉइंट पे, सो दैट वुड बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वुड बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड दैट वुड बी 1/2 mrg प्लस 2 टाइम्स ऑफ mrg, दैट इज 5/2 टाइम्स ऑफ mrg, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. ये क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा अगर हमें फाइंड करना है तो. एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, जो टोटल एनर्जी होती है वो किसी भी लोकेशन पर आप चेक करो सेम रहेगी. ठीक है. वैसे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये भी चीज क्लियर हो जाएगी. अब लेट्स कम टू सेकंड, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी. मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं. लोवेस्ट पॉइंट, जिसको मैं VL लिख रहा हूं. अब मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट जो होगी वो हाईएस्ट से तो ज्यादा होगी. हाईएस्ट अगर 5 है तो लोवेस्ट हो सकती है 10 हो, 12 हो, लेकिन ये फिर भी उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में उसकी लोवेस्ट है. ठीक है. चलो देखते हैं. सो अब हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है. सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लिख सकते हैं भाई हम? टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. If you see, total energy comprises of kinetic energy and potential energy. So I am writing this as kinetic energy at lowest energy plus potential energy at lowest energy will be equal to kinetic energy at highest location plus potential energy at highest location. Kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर. सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज हाफ एम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर. ठीक है. प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हम 0 कंसिडर करेंगे, उसको रेफरेंस मानेंगे. ठीक है. यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, और जैसे ही रेफरेंस मानेंगे तो इसको इमेजिन कर लो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में हम बाकी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा चेक कर सकते हैं. सो एट ग्राउंड लेवल देखिए, जब हमने हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेक की थी तो हाइट कहाँ से कंसिडर की थी? इस लोवेस्ट पॉइंट से कंसिडर की थी. इसलिए लोवेस्ट पॉइंट पर हाइट की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, दैट इज mgh की वैल्यू जो होती है वहां पे 0 आ जाएगा. दस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा? हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वुड बी एम जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम. अच्छा, वी एच कितना था? अंडर रूट ऑफ आर जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम आर जी. मैं इसको लिख सकता हूं. ठीक. अब देखिए यहां पर ये जो 2 है, दिस 2 कैन बी मूव्ड एट द राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल एक्सप्रेशन. सेकेंडली ये जो m है मास, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो मास यहाँ पर भी है, तो कैंसल इन तीनों एक्सप्रेशन में m है, तो उसको मैंने डायरेक्टली कैंसल आउट कर लिया है. अब मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ? आई एम राइटिंग हियर VL का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बचेगा सिर्फ, यहाँ पे देखिए RG का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वी ओनली हैव RG प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 4 टाइम्स ऑफ RG. सो 4 + 1 RG इज 5 RG. VL का स्क्वायर कितना आया है? 5 RG. तो VL कितना हुआ होगा? VL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 RG. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट लोवेस्ट लोकेशन. लेकिन if the whole vertical circular motion is concerned, इस पूरे vertical circular motion में VL जो है वो minimum at lowest है, लेकिन compared to all location it will be highest. For example, if it is 10, this is 8, this is 6, तो 10 से लेकर 6 तक minimum velocities जो है अलग अलग लोकेशन पर वेरी हो रही है, लेकिन out of these all मैक्सिमम इज एट लोवेस्ट पोजीशन. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्थिति बन चुकी है तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
सो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजिशन विल बी हाफ एम वी एल का स्क्वेयर. सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/2m. वी एल कितना है, दिस इज 5 rg, अंडर रूट ऑफ 5 rg, और उसका स्क्वायर होगा तो सिंपली 5 rg. तो ये क्या बचा है हमारे पास, 5/2 mrg. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी. एंड वी नो भैया अच्छा पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो वो तो जीरो लेना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब हमने हाईएस्ट पॉइंट के लिए, देखिए हाईएस्ट पॉइंट के लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जब हाइट कंसिडर की थी तो r प्लस आर वो हुई थी 2 टाइम्स ऑफ r. अब लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हाइट कंसिडर करनी है तो वो रेफरेंस होने के कारण जीरो हो जाएगी, और अगर हाइट ही जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो भी जीरो. तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड टू ऑल अदर पोजीशंस. ओके, चलो ये चीज हमें याद रहेगी. सो आई कैन राइट दैट टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज अगेन 5/2 mrg. इसको भी ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो मिनिमम वेलोसिटी एट मिडल लोकेशन या मिडल पोजीशन, इसको मैं Vm से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर भी वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि भैया जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगी टोटल, उतनी ही टोटल एनर्जी मिडल पॉइंट पे होगी. सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस दैट टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट. अब टोटल एनर्जी ऑफ लोवेस्ट पॉइंट तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सो इट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट. और लेकिन मिडल पॉइंट पर तो वेलोसिटी भी है और हाइट भी है, इसलिए यहाँ पर होगी काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट. सो दिस फॉर्म विल बी लाइक दिस, हाफ एम वी एम का स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू हाइट एट मिडल पोजिशन विल बी इक्वल टू 1/2 mvl का स्क्वेयर. चलो नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, मैं मास देख पा रहा हूँ तीनों एक्सप्रेशन में है तो मास को डायरेक्टली कैंसिल कर दिया है. सो व्हाट आई हैव इज हाफ वी एम का स्क्वायर, वी एम हमें फाइंड करना है, प्लस जी इंटू हाइट एट मिडल पोजीशन क्या है भैया, द हाइट एट मिडल पोजीशन इज इक्वल टू द रेडियस. सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस जी इंटू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू वी एल. अच्छा वी एल का स्क्वायर इज 5 rg, डायरेक्टली लिख लो. सो दिस इज 5/2 rg. यहाँ पर क्या बचा है 1/2 vm का स्क्वायर प्लस जी आर को मैं rg लिख रहा हूँ. देन वी हैव हाफ vm का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पार्ट इज 5/2 rg माइनस ऑफ rg. सो अगर आप ध्यान से देखो सो दिस विल बी 3/2 rg और यहाँ पर बचा है 1/2 vm का स्क्वायर, 2 कैंसल. तो क्या आ गया, vm का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ rg एंड देयरफॉर vm वुड बी अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ rg. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट मिडल लोकेशन. चलिए अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मिडल पोजिशन पे, तो हाफ एम vm का स्क्वायर दैट इज सिंपली 3 rg. So this is 3/2 mrg and potential energy at middle position would be mg into height. Height is equal to r. तो simply mrg. तो total energy का expression is equal to kinetic energy plus potential energy which is 3/2 mrg plus mrg and that would be again 5/2 mrg. This is your total एनर्जी. तो अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी इन केस ऑफ मिडल पोजीशन, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ लोवेस्ट पोजीशन
एंड टोटल एनर्जी इन केस ऑफ हाईएस्ट पोजीशन, तीनों भी क्या है, सेम है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं भैया द एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है, लेट्स से दिस इज अ पाथ ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और हमारा जो बॉब है इनिशियली वो लोवेस्ट पोजीशन पे था, ये हुआ वर्टिकल पोजीशन। अब यहाँ से जब वो आगे बढ़ेगा, सो लेट्स से इन सर्टेन टाइम उसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है एंड एक्वायर्ड अ न्यू पोजीशन, तो ये अपनी उसकी न्यू पोजीशन है एट एंगल थीटा। एंड इफ सपोज आई नीड टू फाइंड द हाइट विच इज अटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉब विथ रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट पोजीशन, तो इसको मैं एच डैश कहता हूँ। अब यहाँ पे एच डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कोनिकल पेंडुलम के केस में जो स्टडी किया था बस वैसे ही। देखिए ये जो कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दिस इज नथिंग बट एल, या फिर आप इसको रेडियस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, आर और एल। इसमें से अगर मैं ये ऊपर की जो हाइट है ये सेंटर से लेकर तो बॉब का जो न्यू पोजीशन, इसे अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, न्यू हाइट एक्वायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर बॉब। तो इस पर्टिकुलर फिगर को ना मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ बॉब। नाउ हमें एच डैश पता करना है, वी हैव टू फाइंड एच डैश, राइट। एंड हाउ डू वी फाइंड दैट, सो टोटल लेंथ इज एल और इतनी जो हाइट है इसे मैं h कह रहा हूं। सो हम क्या करेंगे, h डैश विल बी इक्वल टू एल माइनस एच करेंगे। नाउ अब ये जो h है इसे फाइंड कैसे करना है, तो कोनिकल पेंडुलम की तरह दिस इज एंगल थीटा, ओके, दिस इज h एंड दिस इज इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो फिर से छोटा सा ट्रायंगल, यहां पर मैंने छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस इज h, दिस इज l, दिस इज योर थीटा। तो भैया cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो h इज नथिंग बट l cos थीटा, h इज नथिंग बट l cos थीटा, इसे यहाँ पे यूज करेंगे। सो h डैश विल बी इक्वल टू l माइनस l cos थीटा, सो दिस वुड बी l इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, और साइमल्टेनियसली आप l को अगर r से रिप्रेजेंट करते हो तो r इंटू 1 माइनस cos of theta, this will be the height that is gained by that particular bob when it is performing vertical circular motion at angular displacement theta। ठीक है, ये छोटी सी बात है, बस पता होनी चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड सीईटी का क्वेश्चन। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ सीईटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, a bucket containing water is resolved in a vertical circle of radius r. To prevent the water from falling down, the minimum frequency of revolution required is। तो मान लेते हैं भैया इस तरीके से ये बकेट है, इस बकेट में क्या है, वाटर भरा है, और इस बकेट को जो है वो हम घुमा रहे हैं, घूमने के कारण ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। एंड जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो शेप कुछ ऐसा उल्टा हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली, और यहाँ से जो वाटर है वो नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर इस वाटर को हम बॉब कंसिडर करें जिसका मास है m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तो टोटल वेट हो गया mg, तो वाटर का भी वेट क्या है mg, एंड व्हेन इट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन mg जो है वो ऊपर तो है लेकिन यहाँ से वाटर नीचे नहीं आ रहा है। it means that this particular bucket is moving with minimum velocity vh, और ये तभी पॉसिबल है जब vh की वैल्यू कितनी होती है, वी नो भैया vh इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी होती है। ठीक है, हमें पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड। सो अगर vh वेलोसिटी से वो बकेट ट्रैवल कर रही होगी तो विदाउट ड्रॉपिंग द वाटर हमारे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ये पता करेंगे। चलो VH में से V इज क्या होता है, V इज ओमेगा इंटू आर, सो V को हम 2 पाई n इंटू आर से रिप्लेस कर सकते हैं और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आई एम राइटिंग दिस 2 पाई n इंटू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो भैया देखिए n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, ये r हो गया, अंडर रूट ऑफ आर जी बचा है, मैं इस r को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, एंड व्हाट वी हैव इज आर जी अपॉन आर का स्क्वायर, और ये r कट गया तो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय r, एंड दिस इज द आंसर। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा है।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट टू दैट ऑफ लोवेस्ट पॉइंट। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट टू द काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट करो। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट इज हाफ एम वी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी एल का स्क्वायर। हाफ एम वैसे ही कैंसिल हो गया। नाउ वी एच इज अंडर रूट ऑफ आर जी और उसका स्क्वायर वुड बी सिंपली आर जी डिवाइडेड बाय वी एल इज अंडर रूट ऑफ 5 आर जी एंड स्क्वायर वुड बी 5 आर जी। सो आर जी is cancel. Answer is 1/5. So option D is our answer. Let's move to next question. या इस क्वेश्चन में क्या दिया है? A stone of mass m is tied to a string of length L and moved in a vertical circle at the rate of n revolutions per minute. मतलब यहाँ पे जो number of revolutions है वो हमें RPM में दिए है। तो n इज इक्वल टू एन आर पी एम। और ये हमेशा याद रखना जब भी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की या n की बात करेंगे वी रिक्वायर्ड इट इन टर्म्स ऑफ रोटेशन पर सेकंड नॉट इन टर्म्स ऑफ रोटेशन पर मिनट। तो आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस एज n अपॉन 60 एंड दैट वुड बी आरपीएस। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट लोवेस्ट पॉइंट इज। तो जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो टेंशन क्या होगा? ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इन पूरे ऑप्शंस में पाई स्क्वायर और रोटेशंस की बात हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट का जो फॉर्मूला है विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, इसे हम लिख लेते हैं। चूंकि ऑप्शंस में पाई स्क्वायर और एन की वगैरह बात हुई है तो हम एक दूसरा फॉर्मूला इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस फॉर्मूले को हम कंसिडर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब हम जानते हैं भैया ओमेगा क्या होता है। ओमेगा इज सिंपली 2 पाई एन। सो यहाँ से मैं एम पहले कॉमन ले रहा हूँ। व्हाट वी हैव इज ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी। चलो ओमेगा की वैल्यू रखते हैं। सो एम नाउ ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई एन का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और व्हाट वी हैव n इज n बाय 60 उसका होल स्क्वायर इनटू r प्लस g। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो TL इज इक्वल टू नाउ m दिस 4 पाई का स्क्वायर n का स्क्वायर इनटू r। अब r को ही हम l भी लिख सकते हैं। ये जो r है बेसिकली है क्या? वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही है। सो दिस इज l डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 लिख लीजिए प्लस g। देखिए 15 इंटू 4 इज 60 एंड 15 इंटू 6 इज 90 इंटू 0 इज अगेन 90 और एक 0 हो जाएगा तो वो 900। सो व्हाट आई विल गेट इज TL इज इक्वल टू m पाई स्क्वायर n स्क्वायर l अपॉन 900 प्लस g। and if you see our option D matches with the same, so that is my correct answer. Let's move to next question. A bob of simple pendulum of mass m is displaced through 90 degree from a mean position and is released. When the bob is at lowest position, the tension in the string is. सबसे पहले अगर कोई चीज लोवेस्ट पोजीशन पे है तो उसमें टेंशन हम कैसे निकालते हैं? विच इज एम वी स्क्वायर दैट इज वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर बॉब कहाँ है? लोवेस्ट पोजीशन पे है। तो सिचुएशन क्या दी है कि मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से एक वर्टिकल पोजीशन पे बॉब था, ठीक है। मैंने इसको खींचा है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक लेके गया। यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। दिस एल, ये भी एल है एंड दिस विच इज नथिंग बट इक्वल टू आर। ये हमें पता होना चाहिए। एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं? इस बॉब को छोड़ रहा हूँ, देन इट इज रिलीज। और जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो इस पॉइंट पर क्या कर लेगा? द बॉब विल अटेंड सम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी अटेंड करेगा दैट वुड बी VL। इनिशियली जब बॉब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो क्या उसके पास वेलोसिटी है? नहीं। दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें द ओनली एनर्जी दैट बॉब विल हैव इज योर potential energy when it is at horizontal position, and when it will be returning here at the lowest position it will be that particular potential energy will get converted into kinetic energy। तो जैसे ही horizontal position से vertical पर आ गया that potential energy has at middle position has got converted into
काइनेटिक एनर्जी या फिर यस काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ये जो टेंशन वाला एक्सप्रेशन है इसमें देखूं तो एम एम दोनों जगह पे है, लेकिन वी एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ इस पूरे पर्टिकुलर डेरिवेशन में वी एल कहीं नहीं दिया है। तो हमें सबसे पहले इस वी एल को फाइंड करना है, और इस वी एल को फाइंड करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है इसे यूज करेंगे। मैंने बार बार कहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पोजीशन क्या होगी, दैट वुड बी एम जी इंटू एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन हाफ एम वी एल का स्क्वायर। एम एम कैंसल। अच्छा h को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन सिंपली राइट दिस h एज r। सो क्योंकि यहां से यहां लोवेस्ट पॉइंट से अगर आप देखो तो लोवेस्ट पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसमें का डिस्टेंस कितना है l विच इज इक्वल टू r। सो g इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 वी एल का स्क्वेयर। सो भैया वी एल का स्क्वेयर क्या हो गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जी आर। ठीक है, अब इसी वी एल को हम यूज करेंगे। सो नाउ टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम, वी एल का स्क्वेयर इज 2 टाइम्स ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। आर आर कैंसल, सो 2 टाइम्स ऑफ एम जी प्लस एम जी एंड दैट विल बिकम्स 3 एम जी एंड दिस विल बी माई ऑप्शन। सो 3 mg इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉडी इज अलाउड टू स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम रेस्ट पोजीशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है और ट्रैक को हमने फ्रिक्शनलेस ट्रैक माना है। द ट्रैक एंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ डायमीटर डी। तो मतलब अगर कोई बॉडी स्लाइड हो रही है तो वो स्लाइड होकर ऐसे सर्कुलर लूप में आ रही है जिसका डायमीटर कितना है, उस सर्कुलर लूप का डायमीटर है d। द मिनिमम हाइट ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ d सो दैट इट मे सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, यहाँ पर मैं ऐसे एक बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक के ऊपर से क्या हो रही है, स्लाइड होने वाली है। तो ऐसा एक ट्रैक पकड़ लेते हैं, यहाँ से वो स्लाइड हो रहा है, लेकिन स्लाइड करते 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 इसने एक सर्कुलर लूप बनाया है। क्या बनाया है, सर्कुलर लूप। और जब ये सर्कुलर लूप बना रहा है स्लाइड करने के बाद तो ये लोवेस्ट पोजीशन है इसकी। तो हाईएस्ट से वो कहाँ आ रहा है, लोवेस्ट पोजीशन पर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि ये हाइट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी दिस हाइट सो दैट दिस बॉडी विल कंप्लीटली स्लाइड ओवर द ट्रैक विदाउट लिविंग द ट्रैक एंड कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज इनिशियली एट हाइट h। कितने हाइट पर है वो, h हाइट पे है। यहां से वो निकला है और लोवेस्ट पोजीशन तक पहुंचा है, लोवेस्ट पोजीशन तक पहुंचा है। तो इनिशियली वो रेस्ट में था, इसका मतलब है इसके पास सिर्फ पोटेंशियल होनी चाहिए विच इज इक्वल टू mgh। और जब वो लोवेस्ट पोजीशन पर आया है तो लोवेस्ट पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हैज गॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन l। नाउ वी नो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mg इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, व्हेन दिस बॉडी, ये जब बॉडी हाइट h से नीचे आएगी और वो जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है, जस्ट, तो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 5gr या अंडर रूट ऑफ 5rg। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आई कैन से दैट mg इंटू एच इज 1/2m अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर वुड बी 5rg, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 5rg का स्क्वायर इज सिंपली 5rg। नाउ m को मैं वैसे ही कैंसिल कर रहा हूँ। सो व्हाट डू आई गेट इज h इज इक्वल टू, अच्छा ये g भी कैंसिल हो रहा है, सो व्हाट वी हैव इज 5 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आगे क्या बोला है, यहां पर अगर आप देखो तो डायमीटर के टर्म में हमें बात करनी है, और ऑप्शन भी कैसे दिए हैं, डायमीटर के फॉर्म में दिए हैं। तो इस r को मैं डायमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो हम जानते हैं भैया r क्या होता है, d/2, डायमीटर का हाफ इज r। सो आई एम सिंपली राइटिंग 5/2 इंटू d/2। तो ये आंसर हो जाएगा 5d/4।
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ना और थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कीजिए, एक या दो बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। सो माय ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? अ पेंडुलम हैज लेंथ 0.4 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ देकर रखी है। सो लेट्स से L इज इक्वल टू 0.4 मीटर and has maximum speed of 4 meter per second. When the length makes an angle 30 degree with the horizontal, its speed will be। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक पहले तो सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट इज दिस सिंपल पेंडुलम इनिशियली। ठीक है, ये है मेरा सिंपल पेंडुलम एंड नाउ इट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है भैया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज ऑलरेडी गिवन 0.4 मीटर और वो बोल रहा है व्हेन द लेंथ मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ। इफ दिस इज 30 डिग्री तो ये एंगल कितना हुआ, दिस इज माई 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे पर्टिकुलर बॉब है हमारा। ठीक है, तो इट्स स्पीड विल बी, तो यहाँ पर 60 डिग्री पे स्पीड क्या होगी ऐसे पूछा है। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखो ये है लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं। तो आई एम राइटिंग total energy at lowest position is equal to total energy of bob at that particular angle theta। total energy of lowest position क्या होता है, हाफ एम वी एल का स्क्वायर जो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज इक्वल टू टी इन टोटल एनर्जी एट थीटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट दैट थीटा लोकेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट थीटा लोकेशन। सो अगर आप ध्यान से देखो हाफ एम, VL is what? VL is the maximum speed that particular pendulum has, which is given as 4 meter per second. So इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ m इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v थीटा का स्क्वायर। मतलब ये जो पर्टिकुलर थीटा है 60 डिग्री, उस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वुड बी m इंटू जी इंटू ये जो डिस्टेंस है दैट वुड बी माई एच डैश। सो एम जी इंटू एच डैश। अब एम 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 तो भैया कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 2 को जो है मैं राइट में लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा या फिर ऐसे कर लेते हैं और सिंपल कर लेंगे। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमें वी थीटा ही फाइंड करना है, प्लस जी इंटू अब एच डैश क्या होता है, तो हमने देखा है ग्राउंड से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हाइट निकलती है लेंथ ऑफ पेंडुलम इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 8, तो 8 इज इक्वल टू 1/2 वी थीटा का स्क्वायर प्लस जी को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है जी को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो आई एम टेकिंग दिस एज 10, एल की वैल्यू देकर रखी है 0.4, 1 माइनस कॉस ऑफ 60। अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1 में से 1/2 चले जाएगा, सो वी विल हैव ओनली 1/2। तो इस एक्सप्रेशन को हम और सिंपल करके लिख लेते हैं। सो व्हाट आई विल हैव इज 8 इज इक्वल टू हाफ वी थीटा का स्क्वायर प्लस 10 into 0.4 into what we have is 1/2. So 2 is 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 into 4 is 20, that is 2. So ये बचेगा 2, this is 8 is equal to 1/2 v theta का square. So 8 minus 2 is equal to 1/2 v theta का square, this is 6, 6/2 v theta का square. अब 6 into 2 is how much, 12. So 12 is equal to अगर v theta का square है भैया तो v theta कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 12, which I can also write as 4 into 3. So ultimately 2√3 would be my answer. So v theta मतलब speed of that bob at the given angular position theta would be 2√3. चलो 2√3 कहाँ पर ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Again, very interesting question. A stone of mass 1 kg is tied to a light inextensible string of length 5 by 3 मीटर. तो एक पर्टिकुलर लेंथ दी है स्ट्रिंग की विच इज 5 by 3 मीटर. सो L इज इक्वल टू 5/3 मीटर्स. चलिए आगे बोलते हैं. मास भी देकर रखा है. मास इज 1 kg. देन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एल. जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसी रेडियस से वो रोटेट हो रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन. तो मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज गोइंग ऑन. इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मैक्सिमम टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे होता है और मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. द डिफरेंस द रेशियो बोला है. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन. So ratio of maximum tension is TL upon TH. How much it is? It is given as 3. Is 3. The speed of stone at highest point of the circle is. तो हमें VH पता करने के लिए बोला है कि VH कितना होगा. तो चलो करके देखते हैं. We have given TL upon TH. तो TL upon TH टेंशन एट हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन r. तो v स्क्वायर मतलब vh का स्क्वायर, सॉरी vl का स्क्वायर. सो tl इज m vl का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg डिवाइडेड बाय m vh का स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. अब tl अपॉन th इज डायरेक्टली 3. सो 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m हम कॉमन ले सकते हैं और m अगर हम कॉमन लेंगे तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. सो मैं यहाँ पर सीधा सीधा m को कैंसिल ही कर लेता हूँ. तो ये हो गया m कैंसिल. तो क्या बचता है हमारे पास? वी हैव VL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस mg डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस g. सॉरी m तो हट गया ना, हाँ प्लस g. तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. चलो आगे सॉल्व करते हैं. सो 3 इज इक्वल टू VL का स्क्वायर अपॉन R प्लस g डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर अपॉन R माइनस g. अब मैं यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ. सो दिस वुड बी 3 टाइम्स ऑफ VH का स्क्वायर अपॉन R माइनस 3 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू VL का स्क्वायर अपॉन R प्लस g. अब ये माइनस 3g जो है ये अगर राइट में शिफ्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3g और टोटल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4g. चलो लिख लेते हैं. सो 3 टाइम्स ऑफ VH का स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू VL का स्क्वायर अपॉन R प्लस 4 टाइम्स ऑफ g. यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं. अब देखिए दिक्कत कहाँ पे है. हमें पूछा है VH, पूछा क्या है VH, और एक्सप्रेशन में क्या और इन्वॉल्व हो रहा है VL, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है जहाँ पे मैं VL को कंसिडर कर सकूँ. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस VL को हटाना पड़ेगा. अब VL को कैसे हटा सकते हैं? तो फिर से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वही चीज याद रखने का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी एट एनी लोकेशन इज इक्वल टू एनर्जी एट अनदर लोकेशन. तो किसी भी पॉइंट पे एनर्जी सेम होती है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट एच पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल पॉइंट, ऐसा अगर कंसिडर करेंगे. सो हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर, है ना. हाइट कितनी होती है लोवेस्ट पॉइंट से कंपेयर करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एल का स्क्वायर. तो भैया देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एम को वैसे ही कैंसिल कर रहा हूँ. ठीक है. सो वी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर अपॉन 2. हमें यहाँ पर क्या करना है, वी एल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेना है. तो मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करूंगा तो वी एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेके आ जाओ, दैट वुड बी वी एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 2 दैट इज 4. सो 4 टाइम्स ऑफ ये है आर इंटू जी. सो 4 टाइम्स ऑफ जी इंटू आर इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक अपन लोग पहुंचे हैं. इसको पुट करेंगे. सो व्हाट वी विल हैव, 3 टाइम्स ऑफ वी एच का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 4g आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 4 टाइम्स ऑफ g. अब हम क्या कर लेते हैं, सो क्या बचता है,
वी एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू, so 3 times of VH का square upon 3, this would be VH का square upon R plus 4GR upon R plus 4 into G। ये R और यहाँ से R हट गया, क्या बचा है हमारे पास 3VH का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू VH का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R प्लस 4G और प्लस 4G। ठीक है, अब देखिए 3VH स्क्वेयर अपॉन आर से चाहो तो हम VH स्क्वेयर अपॉन आर को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3VH स्क्वेयर अपॉन आर से VH स्क्वेयर अपॉन आर गया तो दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ VH स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8 टाइम्स ऑफ G। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो भैया ये जो है VH का स्क्वेयर इज 4 टाइम्स ऑफ RG, तो हम क्या लिख सकते हैं VH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ RG, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ RG। इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ GL दिया है यहाँ पे, बट R इज नथिंग बट L, R ही तो क्या होता है L होता है, तो हमारे लिए चाहे आप 2 अंडर रूट ऑफ R L सॉरी G इंटू L लिखो, ये दोनों ही सेम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ इंटरेस्टिंग CET के क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।